वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और क्लास रिवाइज कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग एक के बाद एक लेक्चर लेके आपके लिए आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो लेक्चर लाके छोड़ दिया, मैंने पूरे चैप्टर, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्वेश्चंस हो, सब कुछ कराता हूँ। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, तीसरी क्लास है उसकी। हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसके अंदर थोड़ा बहुत नहीं, पूरी डिटेल के अंदर एटॉमिक साइज, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। और वो उस तरीके से कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा, आखिर क्या रीजन होता है, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। सारे प्रॉपर्टीज को इतने विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अगर एक बार आपने इस चीज को देख लिया तो आपको फिर कभी इसमें टेंशन नहीं होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, सब में ये समान रूप से उपयोगी है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, ऐसे आप फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं, जो 118 अभी तक हैं, उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दिए थे हम लोग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अभी आज ये भी चर्चा करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले यही चर्चा करने वाला हूं। बट थोड़ी इंट्रोडक्शन में दे दूं तो मैंने यहां तक बताया था आपको कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर ट्रेंड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जब हम लोग लेफ्ट से राइट या राइट या अप से डाउन आते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना। देखा था आपने कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट होता है, राइट। और अरेंजमेंट किसका है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। आई होप कि ये बात आप समझते होंगे ना। इस प्रकार से कोई अरेंजमेंट होता है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं इस तरीके से और ऐसे ऐसे में लिखे होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो लाइन, वर्टिकल लाइन होते हैं, उनको ग्रुप कहते थे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता था उसे हम लोग पीरियड्स कहते थे। 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक चर्चा आ चुका है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसके बेसिस पे आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे अरेंज किया गया है। तो जैसा आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। और एटम क्या होते हैं, तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, राइट, प्योर मैटर। बाद में अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम के अंदर एक पेन पाया, मैंने चर्चा किया था, है ना। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं, एक पार्टिकल होते हैं। और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्जेस होता है और न्यूट्रॉन के पास जो है वो कोई भी चार्जेस नहीं, यानी ये न्यूट्रल होता है। ये बात आप पहले से जानते हो। कोई भी जब एलिमेंट होता है, एलिमेंट में एक होता है नाभिक, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके रहते हैं। यानी एक तरीके से बोले तो जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली स्ट्रांग होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सेल में चारों तरफ बाहर बाहर में घूमते रहते हैं, इस एटम के बाहर जो सेल होते हैं उनको। इस सब कुछ मैंने इसके पहले क्लास में चर्चा किया था, सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। तो अब अगर मुझे एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना हो तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज the number of proton which is present in the nucleus of the atom, and it is decide the identity of that element because यही एलिमेंट की आइडेंटिटी दर्शाता है। समझ में आया, कौन, तो उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और किसी भी एलिमेंट के अंदर आप देखोगे तो प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी उसके पास अवेलेबल होता है, ताकि कोई एटम जो हो स्टेबल बना रहे। क्लियर है यहां तक। चलिए, इसका मतलब
एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड का को अगर मैथमेटिकली अगर बोलना हो तो जेड इज इक्वल टू पी, एंड पी मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही मात्रा में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जेड होता है वो पी के बराबर होता है, या आप बोलो तो ई के बराबर भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर के बारे में और भी कुछ अगर देखना चाहो तो एक चीज मैं बता देता हूं कि कोई एटॉमिक नंबर जैसे आपने लिखा, मान लिया क्लोरीन लिखा, तो एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते कहां पर हैं? तो इसके नीचे लेफ्ट साइड में देखोगे जो डाउनवर्ड होता है ना, वहां पे लिखा जाता है जेड। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन का अगर 17 होता है तो यहां लिखते हैं हम लोग 17। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट आपको मैंने बताया जिसके अंदर 18 प्रोटॉन है। कितने हैं? 18 प्रोटॉन है। तो वो एलिमेंट का नाम क्या होगा? जिस एलिमेंट के पास 18 प्रोटॉन होगा वो एलिमेंट कौन सा होगा? तो उस एलिमेंट का एक स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं उसको? आर्गन। क्या बोलते हैं? आर्गन बोलते हैं। आज मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर हम लोग याद कैसे करेंगे। तो जनरली अगर आपको एटॉमिक नंबर कम से कम 1 से लेके 20 तक याद होना चाहिए। 20 में 20 टोटल यूज नहीं होता, फिर भी आपको कुछ याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और जिंक। ऐसे करके मैंने आपको लगभग 30 तक बता दिया। ये एक ही ऑर्डर में चले जाते हैं। जो मैंने पहले बोला उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और जो लास्ट में बोला उसका एटॉमिक नंबर 30 था। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं, बट कुछ को याद करना है, मैं याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा ताकि आप आसानी से इसे याद कर पाए। क्लियर है? तो चलिए अगले कंसेप्ट में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस। यानी जो कोई भी एलिमेंट है वो एटम से बना हुआ है, यानी उस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करके देखो जितने होंगे वही उसका एटॉमिक मास होता है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास को हम अच्छा हाँ उसे एग्जांपल बात करूं, एटॉमिक मास जो होता है उसे हम लोग ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में आपको रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन और ये तो बता चुका हूं मैं। यानी अगर आपको एटॉमिक मास को दिखाना हो तो ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी जेड और प्लस न्यूट्रॉन मतलब एन। अब आपके दिमाग में एक बात आया होगा, सर आपने तो कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने ये भी तो कहा था कि जो प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट में, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसीलिए हम लोग एक बात आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है? जो एटॉमिक मास होता है वो जेड प्लस एन होता है। अब किसी भी नंबर, कोई भी अगर नंबर आप ले लो, है ना, कोई भी नंबर अगर आप ले लो तो आप उसका एटॉमिक मास क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कुछ एलिमेंट लेते हैं, वहां से आप इस चीज को बहुत इजीली क्या कर पाओगे? जान पाओगे। तो कैसे जानोगे और मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हाँ। तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर आपको एटॉमिक मास निकालना हो, जैसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे होता है। तो हाइड्रोजन का अब इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, यानी जेड की हम बात करेंगे तो ये 1 होता है, इसका 2 होता है, 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 और कार्बन का 6 होता है। ये होता है। अब अगर एटॉमिक मास जनरली आपको निकालना हो, क्या एटॉमिक मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास?
यानी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से सोच सुनिएगा, एक तो आपको है कि याद कर लो पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है, बट अगर कुछ ट्रेंड और कुछ ट्रिक को अगर आप माइंड में रखते हो तो वो भी आपको क्या करेगा, एटॉमिक मास को फाइंड करने में, निकालने में आपको क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। कैसे मदद करेगा आइए समझाते हैं फटाफट उसको। अगर कोई नंबर है ना जिसका एटॉमिक नंबर आप सबसे अगर आपको याद है तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो छोटे एलिमेंट होते हैं, मतलब जो हल्के एलिमेंट है जिसका छोटा मास जो होता है यानी लगभग 20 तक का, आप एक ट्रिक यूज करोगे तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। और वो क्या करना है आपको कि अगर ऑड नंबर में अगर मान लो एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक मास अगर निकालना है ना, यानी अगर जेड जो है ऑड है, यानी कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो उसका अगर मास नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर दो, एटॉमिक नंबर यानी का डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक दो आपको एक्सेप्शंस है, जैसे नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन है और दूसरा एक हाइड्रोजन है। ये दोनों एक्सेप्ट, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन को छोड़ दो तो 1 से लेके 20 तक कोई भी अगर आपको एलिमेंट है और अगर उसका एटॉमिक मास निकालना है और अगर उसका एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसका एटॉमिक मास आप सिंपल क्या कर दो, उसको डबल कर दो एटॉमिक नंबर का और उसमें से 1 जोड़ दो। जैसे लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर है 3 और 3 ऑड है तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, डबल और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार से अगर मान लो बोरोन का देख लो, बोरोन का 5 है तो 5 दूना 10 और प्लस 1 कितना हो गया 11। तो इसी प्रकार से किसी का अगर 17 है तो 17 दूना 34 और 1 कितना हो गया 35। तो ऐसे करके आप 20 तक में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब समझो कि अगर किसी का इवन नंबर में अगर एटॉमिक नंबर है तब कैसे करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर में है तो उसका क्या कर दो, डबल कर दोगे तो उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस क्या क्या है, एक्सेप्शंस ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक होता है बेरिलियम, एक होता है बेरिलियम और एक होता है आर्गन, एक होता है आर्गन। ये मैं 20 तक का बता रहा हूं, यानी हल्के जो एलिमेंट होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं। अब पूरे एलिमेंट पे आप अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब 20 तक में ये चीजें गलती नहीं होंगी और आपको 20 तक से ही ज्यादातर जरूरत होता है, 20-25 तक में काम चल जाएगा आपका। तो बेरिलियम का कितना होता है, देखो अभी बेरिलियम का 4 होता है, 4 होता है ना, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 9 होता है। देखो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास उसका ऊपर लिखते हैं। आर्गन कितने में आता है, तथा आर्गन 18 में आता है तो होना चाहिए था 36, बट इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। तो अगर ये दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी जितने भी हल्के एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 20-25 के आसपास में है तो वो उनका अगर मास निकालना हो एटॉमिक नंबर का डबल कर दो। अगर एटॉमिक नंबर उसका इवन हो यानी सम संख्या हो, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो ऐसे करके हो तो, बट 4 और 18 जिसका होगा उसको आपको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा, जैसे यहां पे याद करना था। तो आपने एटॉमिक नंबर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और हल्के एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे याद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला बात हम लोग करते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। आज का तो मेन टॉपिक हमारा यही है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और वो जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कौन से ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बिकॉज पीरियोडिक टेबल को बनाने का मकसद ही था कि हम एक नया ट्रेंड डेवलप कर पाए। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें आपको 118 एलिमेंट जो है लिस्टेड दिख रहे होंगे, और आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड आपको दिखता होगा। पहला ग्रुप को मैंने बताया था अल्कली मेटल्स कहते हैं इसको, दूसरे वाले को अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, और तीसरा से लेके, है ना, तीसरा से लेके यहां से लेके आपको जो 12 तक है, 3 से लेके 12 तक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो दो दो सेल खाली रह जाते हैं, इसलिए इनका नाम था क्या था ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि जो
13 से लेके 18 तक है, उनको फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे उनका नाम होता है। जैसे 13 का पहला एलिमेंट होता है क्या, बोरोन, तो उसको बोरोन फैमिली। 14 का कार्बन, तो कार्बन फैमिली। और 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन को एक और नाम जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली। और जो 18 होता है उसका नाम है इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप भी उसको कहा जाता है। इसका एक स्पेशल फीचर ये होता है कि जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं, ये जो लास्ट का जो 18 ग्रुप है, इसकी एक बहुत खासियत ये है कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं इसके भरे हुए होते हैं, जिसके वजह से इसको इनर्ट गैस यानी ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते। और जनरल जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड में भी इनका योगदान जो है वो नहीं होता है, ये एक्सेप्शंस बन जाते हैं। तो आज हम जो ट्रेंड चर्चा करने वाले हैं ना, आपको इस पे याद रखना है कि अगर ऐसे ऐसे मैं बात करूंगा, अगर इस तरीके से मैंने अगर एलिमेंट को काउंट कर बता रहा हूं, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पीरियड वाइज जा रहे हैं। और जब ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे इधर से ऐसे ऐसे अगर आ रहे हैं हम लोग, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ग्रुप वाइज जाते हैं। ठीक है, तो जब अप से डाउन बोलेंगे तो ग्रुप वाइज चेंजेस दिखाने के बाद करेंगे या उनकी चेंजेस, और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियड वाइज करेंगे। अगर आपको याद रखना है कुछ एलिमेंट को, तो पहला वालों को याद रखना निमोनिक है कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसे याद रखने का क्या होता है, हली ना का रब से प्रयाग, है ना, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फिर है और भी आगे के एलिमेंट है, उनको मैं बाद में बताऊंगा। अभी जैसे बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ऐसे होता है ना। फिर अगर आपको 13 याद करना है तो बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपको 15 याद रखना है तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग निमोनिक्स बनाते हैं और याद करते हैं। तो इस तरीके से आप चाहो तो बिना एक तरीके से पूरा का पूरा आप पीरियोडिक टेबल को लिख सकते हो। और 18 को याद करना और आसान होता है कि है ना, अगर कर जीरो रन, ऐसा करके आप पूरा याद रख सकते हो। बट आपको बेसिक एलिमेंट के बारे में नॉलेज होगा, आपका नोटेशन पता होगा, तो आप ऐसा करने में फायदा, अदरवाइज निमोनिक्स का कोई काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो होता है एटॉमिक साइज। सिंपली इसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं कभी कभी। तो आखिर ये पहले समझते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, यानी कोई एटम कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, क्योंकि एटॉमिक जनरली गोल टाइप का माना जाता है, और ये कितना बड़ा कितना छोटा होगा डिपेंड करेगा उसकी रेडियस कितनी है। और सबसे बड़ा कि अगर लेफ्ट से राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, या ऊपर से नीचे क्यों आएंगे तो पीरियोडिक टेबल घटे में तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा। ये जानने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि पीरियोडिक जो ये एटॉमिक साइज है ये डिपेंड कैसे होता है, बड़ा छोटा कब होता है, इसके लिए कौन कौन फैक्टर जिम्मेवार होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि एटॉमिक साइज होता क्या है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, उसी को कहते हैं हम लोग एटॉमिक साइज। जैसे एक मान लो एक एलिमेंट आपने ले लिया और उसका ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल होते हैं जो एलिमेंट के साथ होते हैं। तो कह रहा है कि उस सेंटर से जो आउटर मोस्ट सेल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसी को कहा जाता है क्या, एटॉमिक रेडियस। और इसी से एटॉमिक रेडियस से ही इसका साइज पता चलता है। अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एटॉमिक साइज अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाए तो क्या होगा, ये जानने से पहले आप ये जानो कि एटॉमिक साइज बड़ा या छोटा दो केस में हो सकता है। एक तो होता है नंबर ऑफ सेल, कि कितने सेल हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से समझिएगा, एक तो नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। तो नंबर ऑफ सेल कैसे एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेगा। अब सोचो, अगर कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें एक ही सेल है, कोई ऐसा एलिमेंट भी होगा जिसमें ये दो सेल है, तो बोलोगे ना कि सर ये वाला जो है छोटा है ये वाला बड़ा है। यानी जैसे 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 सेल की संख्या बढ़ने लगेगी तो क्या होने लगेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने लगेगा। ये बात हम कह सकते हैं कि अगर मोर सेल हुआ, मोर सेल अगर है तो क्या बोलेंगे, लार्जर साइज, तो साइज क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब
यहाँ पे जैसे आपको पता है न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्जेस होता है और पॉजिटिव चार्जेस जो है नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। ये बात हम लोग जानते हैं। अब जरा सोचो, अगर न्यूक्लियस के पास ज्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और इसको सिकुड़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी अगर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा किसी भी, ध्यान से, कि अगर मान लो नंबर ऑफ सेल सब में बराबर है तो फिर न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस में तो तय करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो अगर जिसमें ज्यादा न्यूक्लियर चार्जेस होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ेगा, क्योंकि अंदर में जो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्जेस है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा खींचने की कोशिश करेगा, यानी मोर न्यूक्लियर चार्ज लेस साइज। क्लियर है बात। तो अब जरा ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो अगर आप डाउन जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, जैसे हाइड्रोजन है ना, लिथियम, सोडियम, ऐसा था ना, हलीना का रब से फरियाद, पहला ग्रुप में आओ, तो ग्रुप वाइज जब नीचे आओगे, एक ही ग्रुप में, याद रखना, दूसरे ग्रुप में दूसरे पे अलग चर्चा होगी, तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा डाउन में आने से इंक्रीज करेगा। बोलो क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो पहला में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो ये है ना, 17वां ग्रुप को लिया गया है। तो सबसे पहला 17वां ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेटाइन, ये होते हैं। तो जैसे जैसे नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ने, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सेल बढ़ेगा ना, क्योंकि एक सेल के पास ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट एनर्जी रख पाए, वो जो होता है वो 2n², पहला, यानी एक सेल में इस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा। जैसे पहला सेल अगर बात करोगे तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 तो यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी पहले सेल में सिर्फ 2 रहेगा, अगले में 8 रहेगा, फिर 18 रहेगा। तो ऐसे करके आप देखना होगा आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे, अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और देखो जो क्लोरीन होता है उसका 16 पिकोमीटर होता है, क्लोरीन का 99, ब्रोमीन का 140 पिकोमीटर। इस तरीके से देख रहे होगे कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, जबकि हम अक्रॉस पीरियड की बात करेंगे तो क्या होगा, तो पीरियड में जाने में क्या होगा जरा समझना, पीरियड में जब जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होने लगेगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, तो बोलोगे सर एटॉमिक साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहां से यहां अगर आप जाइएगा तो न्यूक्लियर इस डायरेक्शन में, तो देखो ध्यान से देखना कि यहां पर ध्यान से देख लो तो, और तो सब में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल सब में ज्यादा क्या है, बराबर है, नंबर ऑफ सेल बाहर में सब में बराबर है, एक पीरियड में सब में सेल बराबर हो। अगर सेल बराबर है तो फिर चार्ज को देखना होगा, और चार्ज क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा, उसको सिकुड़ना शुरू कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर के जो है वो सिकुड़ने हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होने लगेगा, धीरे धीरे जो होगा वो साइज घटने लगेगा। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जी बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के लिए पहला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हमने एक लिया है। तो साइज अगर ध्यान से देखो तो सोडियम का साइज 186 है, मैग्नीशियम का 160, एल्यूमिनियम का 143, सिलिकॉन का 170 पिकोमीटर, और इस तरीके से आगे जाओगे तो क्लोरीन का मात्र 99। अच्छा, क्लोरीन के बाद लास्ट वाला मैंने 18 ग्रुप नहीं लिया, क्योंकि 18 ग्रुप में ना आप नहीं बता सकते, वो बड़ा टेंशन की बात है। क्यों, क्योंकि वो तो स्टेबल है, स्टेबल हो गया ना, तो स्टेबल होगा तो एक्सेप्शन में वो चीजें आती हैं। तो मैं एक्सेप्शन की चर्चा आज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो है वो जनरल ट्रेंड की मैं बात करूंगा। एक्सेप्शन की चर्चा जो है वो आप कोई बाद में कभी करूंगा, और अगर बोलोगे तो बाद में कभी कर लेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है यहां तक, चलिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, या उससे पहले हम लोग एक नोट ध्यान में रख लेते हैं कि जो साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर गैस आर बिगर, जबकि आप इधर जाने पर घट रहा था, तो क्लोरीन के बाद इधर जो होगा हलीना, है ना, है ना,
नियन। तो नियन का साइज जो होता है बड़ा होता है, जबकि छोटा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड। तो क्यों? इसको बताया था ना, क्योंकि स्टेबल होते हैं, ये बाहर में एकदम फिक्स होते हैं सारे के सारे। दूसरा, केटायन जो होते हैं हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अभी केटायन क्या होता है, जैसे एक मान लो सोडियम है, ये सोडियम एक एलिमेंट है। अगर ये सोडियम का 2, 8 और 1 यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका सॉरी ये लिखते हैं उसको, है ना। अब ये एक एलिमेंट को क्या करता है, डोनेट कर देगा। जब ये एक एलिमेंट को डोनेट कर देगा तो सोडियम के पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम केटायन बन जाएगा। क्या बनेगा, ये केटायन बन जाएगा। ये जो तो केटायन, अब मैंने कहा सोडियम ले लो और ये सोडियम प्लस ले लो। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो बोलोगे ये बड़ा या ये बड़ा होगा, तो बताओ। तो जो केटायन जो होते हैं, ये जो होते हैं हमेशा छोटे होते हैं पेरेंट एटम से। क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर है बात, क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही इससे एक एलिमेंट निकल जाएगा तो अंदर में जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे और बाहर में हो जाएंगे कम, तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और क्या होने लगेगा कि सोडियम जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। जबकि एनायन कब होता है, जैसे क्लोरीन को आप देख लो, क्लोरीन को इसके एग्जाम्पल में ना, तो इसका आता है 2, 8 और 7, क्योंकि इसका होता है 17 एटॉमिक नंबर। तो ये 7 एटम जो है किसी से एक लेगा। अगर ये किसी से एक ले लिया तो ये क्लोरीन जो है वो क्या बनेगा, क्लोरीन यानी क्लोराइड आयन बन गया। अब मैं बोलूं कि क्लोरीन बड़ा होगा कि क्लोराइड आयन बड़ा होगा, तो मैंने कहा जो एनायन होती हैं ये जो होता है बड़ा हो जाता है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पेरेंट एटम से। यही बात हमने चर्चा की थी अभी तुरंत। तो ये दो इंपोर्टेंट जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसे आप एकदम याद करके रख लो, तभी ये काम आएगा, अदरवाइज फिर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप फंस सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर? तो पहले मेटेलिक कैरेक्टर जानने से पहले तो मुझे ये बताओ कि ये मेटल होते क्या है, ये मेटल होते क्या है, पहले ये तो बताओ मुझे। तो बोलोगे मेटल किसको कहते हैं, कोई भी मेटल कब बनेगा ये समझने की तो इंपॉर्टेंट बात थी। तो देखो कोई एलिमेंट मेटल बोलेंगे और कब किसको नॉन मेटल बोलेंगे, यानी किसको धातु और किसको अधातु बोलेंगे, इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई एलिमेंट के पास अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता हो, यानी डोनेट करना चाहे और कर दे इजीली ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे, तो वो मेटल होगा। जैसे सोडियम का एग्जांपल मैंने दिया था कि वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर दिया, तो सोडियम एक मेटल है। जबकि मैंने क्लोरीन का एग्जांपल दिया, अब उसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 7 डोनेट कर दे या फिर एक किसी से एक्सेप्ट कर ले, तो क्या आसान होगा, आप ही सोच के बताओ। बोलोगे सर 7 देना बहुत डिफिकल्ट बात है, एक किसी से लेना बहुत अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, एक किसी से ले लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास लेने की टेंडेंसी आ गई, तो वो नॉन मेटल हो जाता है। क्लियर है बात? चलो, तो जो एबिलिटी इसलिए लिखा है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, यानी इलेक्ट्रॉन को जब कोई लूज करता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। और इसको एक वर्ड में जानते हैं, याद रखिएगा, कीटायन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, कीटायन। और ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये घटेगा या बढ़ेगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है एटॉमिक साइज और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर जैसे जैसे एटॉमिक साइज बड़ा होने लगेगा, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर एटॉमिक साइज बढ़ने से मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि अब सोचो कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे सेल आना शुरू हो जाएगा। सेल आने से जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से दूर जाने लगेगा, और जो दूर होगा वो कभी भी भाग सकता है, कभी भी वो डोनेट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ से दूर चला गया। जैसे क्लास में अगर 200 बच्चे बैठे हैं, तो जब सबसे लास्ट पेज में जो बच्चा बैठा है वो जरूरी नहीं है कि हर 1 घंटे की क्लास में वो हमेशा अटेंशन में रहे, लेकिन फर्स्ट बेंच के बच्चे को अटेंशन में रहना पड़ता है।
क्योंकि टीचर के पांव से पीछे वाला दूर होता है, तो उसके पास थोड़ी सी क्या मिल जाती है, लिबर्टी मिल जाती है, और वो आसानी से क्या बन जाता है, डोनेट कर सकता है, यानी अपने दिमाग में जो नॉलेज है उसको एक्सक्रिप्ट कर सकता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, समझ कि नहीं। और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को साइज को क्या करता है, छोटा कर देगा, और छोटा कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहेगा, और जब डोनेट नहीं करना चाहेगा तो उसके पास एक्सेप्टेंस की प्रॉपर्टी आने लगेगी, और जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्लियर है। और अगर जनरल ट्रेंड की जब बात करेंगे, तो जब तो अगर हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो आपको पता है साइज बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगेगा, जबकि अगर आप पीरियड में इधर से इधर की ओर जाएंगे तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्जेस धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मैंने पहले स्टार्ट में ही बताया था, पहले साइज वाले में। और जब न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये मैंने क्या बताया आपको, ग्रुप वाइज बताया है, ठीक है। तो यहाँ ये देखो पहला ग्रुप का है, तो देखो जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और लिथियम से ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर सोडियम का होता है, उससे ज्यादा पोटेशियम का होता है। जबकि अगर आप बात करो किसकी, जबकि आप पीरियड के अक्रॉस बात करो, अगर आप पीरियड के अक्रॉस बात करोगे तो जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे तो भी मेटालिक कैरेक्टर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। बोलो कैसे, देखो पहले पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये एक पीरियड में बताया। अभी इस पीरियड में देखो लिथियम, बेरिलियम, लिथियम ज्यादा मेटालिक होता है, बेरिलियम उससे कम। देखो मेटलॉइड हो गया, यानी मेटल से अब मेटलॉइड हो गया, कुछ उसमें मिलावट आ गया। अब मेटलॉइड से भी अब नॉन मेटल हो गया, यानी मेटल की प्रॉपर्टी ही को खा गया। तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये बता रहा हूं, बार बार ध्यान से सुनिएगा, मैं ये जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और केमिस्ट्री जो है ना लगभग 30% एक्सेप्शन पे चलता है। अभी तक कोई मैथ्स थोड़ी है, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको हर कुछ फ्री फ्री एकदम एकदम जनरलाइज कर दिया जाए मैक्सिमम थ्योरी को, ठीक है। मैथ्स में लगभग 95% थ्योरी जनरलाइज्ड है, जबकि केमिस्ट्री में लगभग 30% जो थ्योरी है, 40% थ्योरी वो एक्सेप्शन पे चलता है। थोड़ा केमिस्ट्री इसीलिए डिफिकल्ट लगता है, बट अगर थोड़ा सा एक्सेप्शंस को माइंड में अगर लेके चलो तो केमिस्ट्री बहुत आसान होता है। समझ आया कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये भी दोनों पे डिपेंड करेगा, और सिंपल तरीके से याद रख लो कि अगर पीरियड के क्रॉस जाओगे आप तो मेटालिक, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, जबकि अगर आप ग्रुप वाइज करोगे तो वो इंक्रीज करेगा। सेम जो वहां बताया उसका अपोजिट यहाँ पे कर लो, काम खत्म। क्योंकि मेटालिक, नॉन मेटालिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी से लेने वाला हो जाए, है ना, यानी नेगेटिव हो जाएगा वो। क्लियर है। चलो ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ना ही चाहिए, हर एक बच्चे को समझना चाहिए, और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, पहले तो ये समझो, फिर ये डिपेंड किस पे करता है, और फिर इसके नेचर को देखेंगे। तो हमने क्या कहा कि एलिमेंट क्या होते हैं, अपने सेल में घूमते रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अपने सेल से क्या होते हैं, उसे डोनेट करना होगा तो अपने सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में है, वो नहीं पढ़ रहा है, पीछे वाला, तो टीचर कुछ एनर्जी लगाएगा, और जब एनर्जी लगाएगा तो बच्चा पढ़ना जरूर चाहेगा, पढ़ना शुरू करेगा, डर हो या जिस वजह से, रिस्पेक्ट से, बट वो पढ़ना शुरू करेगा। ठीक है। तो जितना एनर्जी टीचर ने लगाया उसको नहीं पढ़ रहा था, उसको पढ़ाने के लिए उस एनर्जी को हम लोग एक नाम देंगे। उसी तरीके से जो जो भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर जब वो निकलता है तो उसको एनर्जी देना पड़ता है उसको रिमूव करने के लिए। और जितना एनर्जी आप उसको रिमूव करने के लिए देते हो, उसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे कि कितना एनर्जी दिया जाए। अगर छोटा क्लास है, जैसे सिंपल समझो कि अगर क्लास छोटा है
तो कम बच्चे होंगे तो बच्चा को थोड़ा बहुत भी बोलोगे तो पीछे वाला बच्चा भी हमेशा अटेंटिव रहेगा, थोड़ी सी टेंशन ही एनर्जी से वो काम चल जाएगा। लेकिन जब बड़ा क्लास हो जाएगा ना, तो पीछे वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर को बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एटॉमिक साइज बड़ा हुआ तो अगर तो बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पीछे है, वो तुरंत अपने क्लास से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, थोड़ा ही सा दिमाग लगाया और क्लास से बाहर। जबकि न्यूक्लियर चार्ज अगर मान लो ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। तो ये दो चीजें हैं। तो हम अगर ट्रेंड की बात कर लें तो अगर पीरियड के क्रॉस जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है। जबकि अगर डाउन जाओगे तो क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अगर सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हीलियम के एटम को निकालने के लिए, और सबसे कम अगर जरूरत पड़ेगा तो सीजियम के एटम को, एक एटम को बाहर निकालने के लिए सबसे कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीजियम सबसे बड़ा एटम है और सबसे बड़ा एटम से निकलोगे तो बाहर में तो बहुत कम एनर्जी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है? एक और प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। अभी जो मैंने आयोनेशन एनर्जी बताया उसी से मिलता जुलता होता है। इसमें क्या होता है जरा समझिएगा कि एनर्जी, जब कोई एटम अपने जगह से बाहर निकलता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और जितना एनर्जी वो रिलीज करता है जब वहां से निकलता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये भी दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक न्यूक्लियर पूल पे, और दूसरा जो होता है कि कितना अट्रैक्शन है उसके ऊपर। तो अगर आप पीरियड के अक्रॉस जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पूल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जबकि अगर आप ग्रुप से में डाउन जाओगे तो आपको डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियर पूल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसे देख के आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है बात जी। अब एक है लास्ट प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। ये होता क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंध में साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति कहलाती है। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर साइज बड़ा होगा तो नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ाना शुरू कर दोगे तो नेगेटिविटी जो है वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अगर इसकी ट्रेंड की बात कर लें तो जैसे जैसे आप पीरियड में जाएंगे तो नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है, और जब नीचे की ओर आओगे तो ये क्या हो जाती है, घटती है, ग्रुप वाइज जाने से। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो कि धीरे धीरे देखो सबकी लिखी गई है, हाइड्रोजन की 2.1 है, लिथियम की 1.0 है, सोडियम की 0 है, ऐसे करके। और जबकि पीरियड वाइज देखोगे तो लिथियम का 1.0, बेरिलियम का 1.5, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जी बिल्कुल बढ़ रहा है। हाँ, कुछ कुछ चीजें में हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे सल्फर का 2.5 है, इसका 0 है ना। तो कहीं कहीं जैसे, लेकिन हाँ एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो कहीं कहीं एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप सबको एक टेबल में कंपैरिजन करना चाहो तो ये सब कुछ आपको एक साथ मैंने लिख के दे दिया है, ताकि आप एक बार में सारे प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर पाओ, ठीक है। इसे बढ़िया से नोट करिए, कॉपी में बार बार रिवाइज करिए, और कोई दिक्कत होता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सब कुछ बताता हूँ। हर एक कमेंट को पर्सनली मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़िए और सोसाइटी को भी पढ़ने में मदद करिए। मिलता हूं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।